6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लाखों लोग अपंग हो चुके हैं, शेर के शेर भूता खंडर बन चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, आज की कहानी का एक और पक्ष हो सकता था जो सुखद होता, जहां एक सत्ताधीश ताकतवर सहनशील होता, अपनी आलोचनाओं से कुछ सीखता, जो बिगड़ा उसे संवारने की कोशिश करता, आपस में बैठकर मसला सुलझा लेता। परंतु वो तो बहरा निकला और आत्ममुग्ध भी। उसको अपने आप पर खुदा होने का गुमान था, उसको सुनने से ज्यादा सुनाने का शौक था, निवेदन का जवाब बंदूक की गोली से देने में यकीन करने वाला था। जहां विचारों और आवाजों को विस्तार देने की जरूरत थी, उसने वहां पर जेल के पिंजरे लगा दिए। नव नूतन उम्मीद पर हताशा मायूसी हावी होने लगी और वहीं से शतरंज की बाजी पलट गई। अब पहेलियों को एक तरफ रखकर आज के मूल विषय पर आते हैं। आज हम बात करेंगे सिविल वॉर की, एक गृह युद्ध की, जो आज से ठीक 13 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी दिशाहीन, अंतहीन मुहाने पर खड़ा है। देश दिनों दिन पीछे गर्त में जा रहा है। गरीबी, भूखमरी, पलायन के आंकड़े दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं और ये वॉर मकड़ी के जालों की तरह बिना अंत और आदि के चल रहा है। 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लाखों लोग अपंग हो चुके हैं, शेर के शेर भूता खंडर बन चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और असंख्य शरणार्थी आसपास के देशों में पनाह लेने की कोशिश में है। और इन सब से बेखबर एक सत्ताधीश ये सब कहां, किस देश में हो रहा है और इसका रास्ता क्या है, और इसमें स्कूल जाते बच्चे, उसकी रेडियो सुनने की आदत और दीवारों पर लिखी एक पंक्ति, उनकी क्या भूमिका थी, सब विस्तार से बताऊंगा। 2011 की बात है, महीना फरवरी का, जगह सीरिया का डेरा शहर, जॉर्डन बॉर्डर के पास का इलाका। उस समय कुछ गिनती के लोगों ने उस जगह का नाम सुन रखा था। इस शहर में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 14 साल थी। उस लड़के का नाम था मुआविया सियासन। उसका स्कूल जाना, होमवर्क पूरा करना, लड़के को एक और शौक था, रेडियो पर खबरें सुनना। ये उस समय की बात है जब रेडियो पर जैसे अरब के संदर्भ में आग लगी थी। एक गुमनाम जमीन से शुरू हुई आग हक की चाह में खाक हुए एक फल बेचने वाले ने वर्षों से दबी चिंगारी को हवा दी और पूरे मिडिल ईस्ट में हंगामा मच गया। वहां के देशों में दशकों तक जमे हुए निरंकुश शासकों का राज था। उन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया था। आम लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं थे और इसके साथ ही ऊपर से अनगिनत पहरेदारियां और हर उठने वाली आवाज के ऊपर पाबंदी। इसीलिए जब जिसको मौका लगा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए मांग की और इसी को कहा गया अरब स्प्रिंग। इसको पहली सफलता मिली ट्यूनेशिया में, जब 23 साल से सत्ता में काबिज तानाशाह बेन अली से परिवार देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद नंबर आया मिस्र का, यानी इजिप्ट का। काहिरा की तहरीर स्क्वायर पर लाखों की भीड़ जमा हुई 30 साल से सत्ता में काबिज हुस्नी मुबारक को हटाने के लिए। हुस्नी मुबारक ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया, प्रदर्शनकारियों पर टैंक चलवाए, ऊंट और घोड़े दौड़ाए, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे और तब मुबारक को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की बारी आई, जो पहले से ही थर-थर कांप रहा था। यहाँ पर भी जनता की ताकत, तानाशाही की निरंकुशता पर भारी पड़ी। ये सारी खबरें रेडियो और टीवी के जरिए सीरिया में भी पहुंच रही थी। वे बच्चा मुआविया, उसे ये सब बहुत रोमांचकारी लगा। उसे लगा कि बाकी के देशों में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। दरअसल सीरिया का हाल भी मिडिल ईस्ट के बाकी देशों जैसा ही था। यहाँ पर भी असद फैमिली पिछले 4 दशकों से शासन कर रही थी। जब 2000 में राष्ट्रपति हाफिज अल असद की मौत हुई, तब सत्ता की कमान आई बशर अल असद के पास। हाफिज ने 30 साल तक सीरिया में शासन किया था। उनका कार्यकाल निरंकुशता की मिसाल था। उनका आतंकवादियों का समर्थन करना और अपने विरोधियों का नरसंहार करना, ये उनकी खूबी थी, या कहें तो उनके पसंदीदा काम थे। और जनता बेचारी मारी मारी फिर रही थी। ऐसे में जब 2000 में सत्ता में परिवर्तन हुआ, तब जनता में हल्की सी उम्मीद हुई कि शायद नए शासक बेहतर हो। और उम्मीद की वजह, बशर अल असद, वह शासक लंदन में मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था, बाद में वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। उसका इरादा भी मेडिकल की प्रैक्टिस करना ही था, लेकिन बीच में ही उसके बड़े भाई की मौत हो गई। तब बशर अल असद को सीरिया लौटना पड़ा और
पिता की मौत के बाद सत्ता उनके हाथ में आ गई। तब सीरिया के लोगों को लगा कि नौजवान डॉक्टर आया है, लिबरल होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, लोगों के दुख दर्द दूर करेगा। पर सब कोरी कल्पना ही साबित हुए। बशर अल असद ने अपनी पारंपरिक परंपरा को कायम रखा, करीबियों को लूटने की खुली छूट दी और आम जनता को दुत्कारता रहा। यानी सीरिया में सत्ता बदली थी, लोगों की किस्मत नहीं। इसी बीच सीरिया में 2007 से 2010 तक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें गांवों से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन होने लगा। सबको उनके नसीब और किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया। ये सब तो बच्चा मुआविया देख ही रहा था, रेडियो पर दूसरे मुल्कों की खबरें भी सुन रहा था, उसने घर वालों की भी बातें सुनी थी, तो उनके अंदर भी गुस्सा था, लेकिन वे अकेले कुछ कर पाने में असमर्थ था। तो उसने अपने क्लास के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और एक कच्चा सा प्लान बनाया। वे बच्चे खर्च से बचे पैसों से स्प्रे पेंट का डिब्बा खरीदा गया और सबकी नजर से छुपाकर स्कूल की एक दीवार पर एक पंक्ति लिखी गई, इट्स योर टर्न डॉक्टर, डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर बशर अल असद का निक नेम है। अगर कायदे से देखें तो दीवारों पर लिखी अनगिनत पंक्तियों में से ये भी एक पंक्ति थी। इससे नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन शहर के चीफ सिक्योरिटी आतिफ नजीब को ये बात अखर गई। नजीब 2008 में डेरा आया था, राष्ट्रपति का रिश्तेदार था। डेरा उसे अपना साम्राज्य लगता था और उसके शब्द जैसे कानून की लकीरें। इसीलिए नजीब ने इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया और उसने पूछताछ शुरू की। कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको अंजाम पता था। ऐसे में पुलिस वालों ने नई तरकीब निकाली। उन्होंने हर उस बच्चे को उठाना शुरू किया जिसका नाम कभी भी उस दीवार पर लिखा गया, और कई नाम तो ऐसे थे जो वर्षों से मौजूद थे। फिर इन्हें गिरफ्तार किए गए बच्चों को जेल भेजा गया। मुआविया को भी सुबह 4 बजे घर से ले जाया गया था और इसके बाद शुरू हुआ बेइंतहा टॉर्चर और नंगा करके उल्टा टांगा गया, लाठियां बरसाई गई, बेहोश होने तक उनको पीटा गया और उनके नाखून उखाड़ लिए गए। ये सब 6 हफ्तों तक चला। जब बच्चों के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते तो उनको डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाता। अगर वे जिद करते तो पुलिस वाले जानते हैं क्या कहते, अपने बच्चों को भूल जाओ, अगर चाहिए तो और पैदा कर लो, और नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को हमारे पास भेज दो। पुलिस वालों के इस रवैये ने लोगों को भड़का दिया। अब तक वे लोग गुहार लगा रहे थे, लेकिन वे विकल्प भी बेकार साबित हुआ। ऐसे में मार्च 2011 में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने असद सरकार का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया, कुछ को गिरफ्तार किया। इससे स्थिति और खराब हो गई। पुलिस विरोध को जितना दबाने की कोशिश करती, विरोध उतना ही अधिक तेज रफ्तार से फैलता और फैलते फैलते राजधानी दमिश्क, रक्का, अलेप्पो जैसे बड़े शहरों पर भी पहुंच गया। इसी बीच डेरा जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहां कुछ सरकारी लोग आए, असद सरकार के नुमाइंदे। शहर के बुजुर्गों से बात की और ऐलान किया कि सब बच्चों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे जेल से बाहर आए, तब लोगों ने देखा कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे, पूरे शरीर पर जख्म थे। ये देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। बशर अल असद ये सब देख रहा था, उसे सत्ता गंवाने का डर था और इसीलिए वे इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। असद ने सेना उतार दी और हिंसा की खुली छूट दी। अगले दिन लोग नारे लगाने आए तो उनका सामना ऑटोमेटिक हथियारों और टैंकों से हुआ। निहत्थे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। ये सब देखकर सेना के एक गुट ने भी विद्रोह कर दिया। सरकारी नौकरी को दुत्कार कर प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए और उन्होंने बनाई फ्री सीरियन आर्मी यानी FSA और असद सरकार से भिड़ गए और यहीं से सीरिया में हिंसक टकराव की शुरुआत हुई, जो अभी तक चल रही है। 13 साल से FSA को जल्दी ही विदेशी समर्थन भी मिला। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने इन विरोधियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाई और इसके साथ ही सऊदी अरब, तुर्की और कतर भी आए, क्योंकि उनका सहयोग धार्मिक आधार पर ज्यादा था। क्योंकि असद परिवार का ताल्लुक शिया अलावी संप्रदाय से है। शिया अलावी सीरिया में अल्पसंख्यक है, इसीलिए सुन्नी देश को यानी सऊदी अरब को यह वर्चस्व खलता है। ऐसे में जब सुन्नी देशों ने विरोधियों को समर्थन दिया, तब असद के समर्थन में शिया देश आए। ईरान ने पैसों और हथियार से असद की मदद की। लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने भी अपने लड़ाके उतारे। रूस सीरिया का पुराना दोस्त रहा, उसने भी असद सरकार को समर्थन दिया। इसीलिए सीरिया की जमीन बहुत सारे देशों की घोषित और अघोषित हितों की पूर्ति के लिए अखाड़ा बन गया। इसी बीच एक पावर वैक्यूम बन रहा था। इसका फायदा एक और प्लेयर ने उठाया, इस्लामिक स्टेट, एक आतंकवादी संगठन। ये अभी तक इराक में पैर जमा रहा था। तब उसने पड़ोस में सीरिया में खाली
खाली जमीन देखी तो उसने यहाँ भी अपना झंडा गाड़ दिया। इराक के मोसुल से लेकर सीरिया में रक्का तक इस्लामिक स्टेट का राज कायम हो गया। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने रक्का को अपनी राजधानी बना लिया। अमेरिका इराक में 2003 से लड़ रहा है इस्लामिक स्टेट के पीछे पीछे, उसे सीरिया भी आना पड़ा और सीरिया की लड़ाई में हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि इसका सीधा हमला इस्लामिक स्टेट तक ही सीमित रहा। अक्टूबर 2019 में अमेरिकी हमले में इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया। अपने चरम पर इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया की 1/3 जमीन पर कब्जा कर रखा था। हालांकि अब सीरिया में आईएस का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। ये कुछ प्लेयर हो गए, एक और आखिरी प्लेयर भी है, चौथा गुट। इसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज SDF। ये कुर्द और अरब विद्रोहियों का मोर्चा है। इन्होंने इस्लामिक स्टेट से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई शुरू की थी। अब इन्हें तुर्की से लड़ना पड़ रहा है क्योंकि तुर्की इन्हें आतंकवादी संगठन मानता है और इनके खिलाफ हवाई हमले करता है। अब देखिए, एक जमीन का टुकड़ा और उसके ऊपर कितनी लड़ाइयां चल रही है। 1 दशक बीत चुका है और विजेता की तलाश अभी भी जारी है और इसके लिए बाकियों को पिटना होगा। और ऐसा जब तक नहीं होता तब तक लोग बेघर होंगे, जाने जाएंगी, स्थिति विकराल होगी। एकदम हालिया स्थिति क्या है? असद की सेना वापस 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी है। विद्रोही गुट अपने आखिरी किले इदलिब में सिमट चुका है। कुछ इलाकों पर कुर्दों का शासन है। इन्हें अब विदेशी मदद मिलनी कम हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि असद सरकार ने ये जंग जीत ली है, लेकिन असल सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई इसकी जरूरत थी? इसकी नौबत क्यों आई? इससे फायदा और नुकसान किसको हुआ? ये लड़ाई 13 साल पहले शुरू हुई एक वाजिब मांग को लेकर, लेकिन एक सनकी शासक ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। और इन 13 सालों में सीरिया ने क्या खोया? आंकड़ों की नजर से देखते हैं। देश की 80% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। सीरिया की करेंसी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 93 लाख लोगों के खाने का कोई ठिकाना नहीं है, जबकि 45 लाख से अधिक बच्चों को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ रहा है। 55 लाख लोग पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। 60 लाख से अधिक लोग अपने देश के भीतर ही शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, यानी उन्हें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में शिफ्ट होना पड़ रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालत इतने बदतर है कि लाशों को गिनना मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक दिसंबर 2020 तक सिविल वॉर में 5,95,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। निकट समय में इन आंकड़ों पर लगाम लगती नहीं दिखती। असद सरकार विद्रोहियों को जड़ से मिटाने पर तुली है। इन्हें अभी भी मूलभूत भूल का एहसास नहीं है। इन सब का एक ही तरीका है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करवाए जाए, लोगों का भरोसा जीता जाए। सीरिया में 2014 में चुनाव भी हुए थे। उन इलाकों पर असद सरकार का कंट्रोल था और उसे 80% वोट मिले थे। अमेरिका ने इस चुनाव को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और विपक्ष ने भी इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। असद आजीवन सत्ता में रहना चाहता है। उसके लिए वे और उसके दोस्त कुछ भी कर सकते हैं। सीरिया में क्या कभी शांति लौटेगी? रास्ता एक ही है और वो है बातचीत। यूएन ने 9 बार सरकार और विद्रोहियों के बीच बातचीत की कोशिश की, सुलह की कोशिश की, लेकिन हर मुलाकात बेनतीजा रही। कोई भी पक्ष अपने हितों से समझौता करने को राजी नहीं है। जानकार कहते हैं कि जब तक सीरिया में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे देश आमने सामने नहीं बैठते, अपने फायदे के बजाय मानवीय अधिकारों पर जोर नहीं देते, तब तक इस लड़ाई को रोक पाना नामुमकिन है। ये कब होगा नहीं पता, लेकिन जितना वक्त लगेगा उतने ही ज्यादा लोग मरेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।